सर्वप्रथम हमारे गुणवाना के बुद्धिजीवी परम श्रद्धेय गुणवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी के पेनकरण जोहार, परम श्रद्धेय दादा आसपेन मोती रावण कंगाली जी को पेनकरण जोहार, परम श्रद्धेय दादा तिरुमाल सुनहर सिंह तराम जी को पेनकरण जोहार। और हमारे बीच में बैठे हमारी इन गुणवाना की 5 बुद्धिजीवियों में से एक, जिसे अभी आप लोग सुने हैं, दादा परम श्रद्धेय सम्माननीय तिरुमाल BL कोराम जी के चरणों में सादर सादर सेवा जोहार। और इस मंच में उपस्थित सभी राष्ट्रीय, जिला, प्रदेश, तहसील, ग्रामीण सभी इकाई के हमारे आदिवासी समाज, गुर्जर समाज के नेतृत्वकर्ता, पदाधिकारीगण सभी की चरणों में सेवा जोहार। और आज की इस मानवीय सभा में उपस्थित सभी मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति, युवती शक्ति सभी के चरणों में सेवा जोहार। इस राज्य की पेनपुर का, इस गांव की पेनपुर का, कोट की पेनपुर का, परंगना की पेनपुर का, गढ़ की पेनपुर का, गढ़ा की पेनपुर का सभी को अधर्मी अनार्य डॉक्टर जे लिंगो की ओर से सादर सादर सेवा जोहार, जोहार जोहार, जय जोहार। आज हमारी समाज की स्थिति के ऊपर हम बात करते हैं अपने छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में, किंतु यहाँ की जो स्थिति है, जिस तरह से हम यूपी में पहले देखते थे, दादा लोग बहुत स्ट्रगल किए, उनके लिए यूपी में भी सेम स्थिति जिस प्रकार से असम में थी, उस प्रकार से वहाँ की गोंड लोगों की स्थिति उत्तर प्रदेश में थी। आज भारतीय संविधान में हमारी जो अधिकार दी गई है, जिसके लिए आप लड़ रहे हैं, जिसके लिए आपको लड़ना है, उस लड़ाई लड़ने के लिए हमारे पास प्लान क्या है, उस लड़ाई लड़ने के लिए हमारे पास योजनाबद्ध तरीके क्या है। तरीका 2 प्रकार की होती है। एक तरीका कानून के अंदर रह के संवैधानिक रूप से आप लड़ोगे, तो आपकी उस तरीका में आपको अपना लीडर चुनना पड़ेगा, विधायक और सांसद चुनना पड़ेगा, वो जाके असेंबली में आपकी बात को रखेंगे। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति को सूचीबद्ध किया गया है, तो उसमें मापदंड क्या है, इसको आपको पहले जाननी है। पहला 3 मापदंड है। पहला मापदंड में उनकी आदिम लक्षण उस वर्ग में होनी चाहिए, उस समूह में होनी चाहिए। दूसरी लक्षण उसकी अलगाव भौगोलिक स्थिति। तीसरी लक्षण उनकी संस्कृति, कल्चर, जो विभिन्न कल्चर, जो पारंपरिक कल्चर है, वो उनके अंदर में ये 3 गुण होनी चाहिए। अब ये 3 गुण होगा, उसी को अनुसूचित जनजाति की कोटा में रखा जाएगा, श्रेणी में रखा जाएगा, सूचीबद्ध किया जाएगा भारतीय संविधान की अनुच्छेद 342 के तहत। हम इस मैटर पे बात करते हैं तो हमको अपनी परंपरा के ऊपर में जाना पड़ेगा। दादा ने कहा कि हमको हस्ताक्षर अभियान के तहत राष्ट्रपति को अवगत कराना पड़ेगा हमको कि हम इतने गोंड लोग हैं, हमारी कल्चर ऐसी है, हमारी भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है, हमारी लक्षण आदिम परंपराएं से मिलती है, हमारी व्यवहार भी आदिम परंपराएं से मिलती है, अवगत कराना पड़ेगा। तब जो राज्यपाल की अनुशंसा से राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति फिर वहां से गाइडलाइन देगी, फिर लोग सामान्य नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसे अधिसूचना कहते हैं। सामान्य अधिसूचना जारी होगा और उस अधिसूचना में आपको
यह लिखा जाएगा कि यहाँ की गोंड जाति के लोगों की लक्षण आदिम लक्षण से मेल खाती है। उनकी संस्कृति आदिम संस्कृति है और उनकी भौगोलिक परिस्थिति, वो निवास करते वहाँ जिस तरह से आदिम जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते, वैसी स्थिति में ये लोग रहते हैं। इसलिए इनको अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध 342 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। यह नोटिफिकेशन जारी होगा तब आपको एसटी का अधिकार, एसटी का जो दर्जा मिलेगा। दूसरा तरीका ये भी है, आप लोग 8 लाख गोंड है यहाँ देखे तो 5000 भी नहीं। आप लोग एक सामूहिक प्रदर्शन कीजिए। आज आप देखेंगे झारखंड के रहने वाले कोई भी आए होंगे सोशल मीडिया में देखना, वहाँ कुड़मी जाति के लोग, कुड़मी समुदाय के लोग अपने आप को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखने के लिए ट्रेन की पटरी को भी उखाड़ने में तुल गए हैं, इतना आंदोलित हो गए हैं। एक आंदोलन की रास्ता साइलेंट और वायलेंट, 2 तरीका से रास्ता होगा। प्रदर्शन के जरिए भी आप सरकार को मजबूर कर सकते हैं, बाध्य कर सकते हैं कि आपके बारे में सोचने के लिए। लेकिन प्रदर्शन जब होगा, आंदोलन करोगे, अपने समाज की जन सैलाब आएगा, तब आपको सरकार मान्यता देगी। हम कहते हैं कि आज यहाँ में पहले हम लोग आए, हमको पता नहीं था कि छत्तीसगढ़ के लोग आए यहाँ। हम देखे तो छोटा छत्तीसगढ़ लगा, यानी मिनी छत्तीसगढ़। नागपुर में भी जाते हैं तो एक ऐसा एरिया है जहाँ हमको मिनी छत्तीसगढ़ लगता है। उसी प्रकार से यहाँ भी असम में आए तो मिनी छत्तीसगढ़ लगा हमको। और यहाँ के गोंड लोग बोले कि चाय बागानों में काम करने के लिए, तो कोई और मजदूरी करने के लिए, कोई ट्रेन की पटरी बिछाने के लिए हमारे पूर्वज यहाँ आए थे। लेकिन जब हम कल क्या बात दादा राजबाड़ी में गए, वहाँ की पुरातात्विक ऐतिहासिक जो सबूत है, एविडेंस है, उन सब को देखे तो हमको नहीं लगता कि यहाँ गोंड जनजाति चाय बागानों में काम करने के लिए आए। अगर चाय बागानों में काम करने के लिए यहाँ छत्तीसगढ़ से यहाँ आके बसे होते हमारे पूर्वज, रेल पटरी बिछाने के लिए, बेगारी मजदूरी करने के लिए आके बसे होते हमारे पूर्वज, तो राजबाड़ी में गोंडवाना की गोंड शासकों की राज चिन्ह, राज पहचान 8वीं और 9वीं सदी का नहीं होता। होता क्या? वहाँ स्पष्ट लिखा है 8वीं और 9वीं जो सदी में जो वहाँ की जो टेम्पल जो है, वहाँ की प्राचीन अवशेष जो है वहाँ विद्यमान है। अब इससे ये सिद्ध होता है कि यहाँ भी ये भी स्टेट जो गोंडवाना की रहा होगा, इसका जीता जागता सबूत हमारे प्राचीन अवशेष आज भी विद्यमान है। हमारे पूर्वज राजा महाराजा हुआ करते थे। आज जिसके पास ABCD क्या एक रत्ती भर का पुरातात्विक एविडेंस नहीं है, वो व्यक्ति हमको विदेशी बोलने में तुले हुए हैं, वो व्यक्ति हमको बाहरी बोलने में तुले हुए हैं। और जिनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी हम अपने आप की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जब हम वहां गए, राजबाड़ी में गए, वहां की जो स्थिति को देखे तो ऐसी चर्चा चल रहा था हमारा, तो यही बात हुआ कि ये जो असम जो है अभी का जो राज्य, वो गोंडवाना स्टेट समकालीन में किस नाम से जाना जाता था। जैसे अभी कई नेता ऐसे भी आ गए हैं कि नगरों का नाम बदलने के लिए भी तुले हुए हैं। ये नगरों का नाम बदलना, टेम्पलों का नाम बदलना, ये सब बदल के वो लोग उसको, उसकी छवि को धूमिल करने का, उसके इतिहास को मिटाने का काम किया जा रहा है। आज कामाख्या को देखोगे, मैं रेल में आते आते कामाख्या का क्या निकाला, कामाख्या का वो सर्च किया, कामाख्या किस राजा की कुल देवी है, ऐसा मैंने गूगल में लिखा
गूगल में लिखा। उसके बाद दूसरा लिखा प्रश्न, कामाख्या टेम्पल, जो कामाख्या की जो मंदिर है किस धर्म से संबंधित है? तो फट से गूगल क्या बताता है, कामाख्या हिंदू टेम्पल है। कामाख्या जो महाभारत समकाल के जो हुए भगवान श्री कृष्ण बोलते हो, भगवान श्री कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न की कुल देवी कामाख्या, ऐसा गूगल बताता है। पूरा आना चाहिए पूरा। क्या है ये सब? हम भोरम देव की खुद हम राज परिवार से हैं, कंवरधर राज परिवार से हैं। अब आज हम गोंड हैं, अब भोरम देव को अभी आप गूगल में सर्च करोगे तो हिंदू टेम्पल बोलेगा उसको। ये तो हमारी इतिहास के साथ छेड़छाड़। जब पुरातात्विक अधिनियम बना 1991 की धारा 7 में स्पष्ट कहा गया है, पूरा देश के साथ छेड़छाड़ करना, उसकी प्राचीन व्यवस्था को खंड करना, उसकी प्राचीन आकृति को बदलना, उसकी प्राचीन नाम के साथ छेड़छाड़ करने वाले को पुरातात्विक अधिनियम 1991 की धारा 7 के तहत 2 लाख की जुर्माना और 7 साल की कारावास है। तो मैं बोलता हूँ ये प्राचीन इतिहास जो गोंडवाना की थी, उसको हिंदू टेम्पल लिखने वाले के ऊपर कब कार्रवाई होगी? ये राजाबारी की जो गोंडवाना स्टेट की जो गोंडवाना प्राचीन अवशेष है, गोंडवाना टेम्पल है, गोंडवाना की राजधानी है। भोरम देव और रतनपुर हो चाहे कोई भी हो, उसको हिंदू टेम्पल लिखने वाले के ऊपर कब कार्रवाई करेगी सरकार? पुरातत्व विभाग चिक चिक के चिल्ला रही है। हम तो ये देखे कि पुरातत्व विभाग की जो अफसर है उनकी दृष्टिकोण, उसके दृष्टिकोण वैदिक दृष्टिकोण हो गई है। साहित्य 2 प्रकार की होती है, इतिहास जो साहित्य जो 2 प्रकार की होती है, एक हिस्टोरी और एक स्टोरी, एक इतिहास और दूसरा कहानी कथा। आज उस स्टोरी के दृष्टिकोण से देख करके हिंदूवादी व्यवस्थाओं के द्वारा हिंदूकरण करने की इनकी मंशा हमारे लिए बहुत खतरनाक है। ये हमारे इतिहास को बदलने का साजिश है। हमारे इतिहास की मूल मान्यताएं, मूल परंपराएं और उनकी मूल किंवदंतियों को छेड़छाड़ करने की इनकी साजिश है। जब इस देश का बंटवारा हुआ, दादा बोल रहे थे कि जब इस देश का बंटवारा हुआ, पंजाबी बोलने वाले को पंजाब, गुजराती बोलने वाले को गुजरात, मराठी बोलने वाले को मराठी, तेलुगु बोलने वाले को तमिलनाडु, सभी भाषावार राज्यों का विभाजन हुआ। सब भाषा बोलने वाले लोगों को अलग अलग राज्य दे दिया गया, लेकिन गोंडी बोलने वाले को क्यों गोंडवाना नहीं दिया गया? हमारा यह सवाल है। जिस इतिहास को ब्रिटेन से आए हुए पुरातत्वविद, चाहे भारत के पुरातत्वविद पढ़ नहीं पाए, सिंधु सभ्यता के समकालीन की ही सभ्यता हमारे कंवरधा जिला में अभी भी पचराही, कंकालीन पचराही नाम की जो स्थान है, वहाँ भी सिंधु समकालीन की जो सिंधु सभ्यता समकालीन के पूरा अवशेष मिला है खुदाई में। पूरे एक टीला को खोदे तो कंकालीन पचराही का पूरा आर्कोलॉजी, उनकी नींव वगैरह, पूरे वहाँ की जो औजार है, वहाँ की जो बैला की जो चक्का है, नदिया बैला, ये बहुत सारे सोने के सिक्का वगैरह प्राचीन अवशेष बहुत सारे कुछ मिले वहाँ। अब उसको उस क्षेत्र के पुरातत्वविद डॉक्टर सीताराम शर्मा जी लिखता है कि ये जो है शैववंशी, शैव धर्मावलंबियों का, वैष्णव धर्मावलंबियों का या क्या है, कुल देवता का मंदिर है। बताओ। दूसरी बात, आज भी हमारे ये जो इतिहासकारों की जो दृष्टिकोण है,
जो वैदिक दृष्टिकोण होती जा रही है, जिससे खतरा की बू आ रही है। पहले अंग्रेज इतिहासकार थे, वो निष्पक्ष इतिहास का पर लेखन करते थे, लेकिन आज के इतिहासकार गोल मटोल घुमा के उसको हिंदू की तरफ लेंग लपेट करने की साजिश में रचा जाता है। तो आज ये सब चीजों को हमको तथ्यात्मक रूप से अध्ययन करने की आवश्यकता है। आज हमको पारंपरिक रूप से, हम अभी किसी को भी पूछेंगे, हमारी जो मैथोलॉजी, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे मैथोलॉजी, हिंदी में मान्यताएं, कोई भी बात जब न्यायालय की समक्ष जाती है, कोर्ट में जाती है, तो वहाँ मान्यताएं पूछी जाती है इनकी, इस समाज की, इस वर्ग की, इस कम्युनिटी की क्या मैथोलॉजी, क्या मान्यताएं हैं। वहाँ हम अपनी बात रखने के लिए ही जाते हैं। रात में अभी चर्चा कर रहे थे जो ईश्वर गौरा की जो बारे में डिस्कस हम कर रहे थे आप लोगों के साथ में, वो हमारी मान्यताएं हैं। और उस मान्यताएं की प्रेजेंटेशन हमको किस प्रकार से करनी है, ये हमारी लोगों को आनी चाहिए। आज बचपन से एक मुस्लिम के बच्चा को कुरान दे दिया जाता है, वो कुरान को पढ़ के अपने धर्म के बारे में जानता है। एक हिंदू की बच्चा को वेद पुराण दे दिया जाता है, वो उसके आधार पे चलता है। लेकिन हमारे समाज ने हमारे समाज के बच्चा को क्या दे रहे हैं कि वो चलेगा उसके आधार पे? क्या दे रहे हैं? एक पौआ पा गए तो दिल्ली के राजा, क्या बोले? एक पौआ पा जा तो दिल्ली के राजा, 23 गोड़ तो 23 कलोर और 29 गोड़ तो दांत निकोड़। आज मुर्गा का रेट 1000, बकरा का रेट 5000, बैल भैंस का रेट 20,000 30,000 रेट। लेकिन गोंड लोगों का, ट्राइब लोगों का मतदान का रेट कितना है? एक पौआ 1 किलो मुर्गी, बॉयलर मुर्गी है ना। तो आप अपना नेतृत्व करता उसी व्यक्ति को बनाइए, आप अपना बात रखने वाले व्यक्ति उसी को चुनिए जो आपके अधिकार के बारे में, जो आपके मान्यता के बारे में, जो आपकी स्थिति के बारे में बात रख सके, नेतृत्व कर सके, लड़ाई लड़ सके। ऐसे लोगों को आप अपना नेतृत्व करता प्रमुख बनाएंगे, तब हमारी समाज की भला होगी, अन्यथा हमारी समाज की भला होने वाली नहीं है। ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि रात में बोल चुका हूं, और हमारे अतिथि लोग आए हैं अन्य राज्यों से, वो लोग भी बोलेंगे। तो आज शॉर्टकट में मैं रात में भी यही बोलने का प्रयास किया और अभी भी बोल रहे हूँ, वैदिक कल्चर से आप बाहर आइए और अपनी मूल कल्चर को अपनाइए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि हम वैदिक व्यवस्था के पूर्व से रहने वाले लोग हैं। उन व्यवस्था से हमारे पूर्वज अपरिचित है, अलग है, इसलिए हम गोंड हैं, इसलिए हम गोंडियन हैं। तो गोंडी और गोंडवाना के बारे में जानिए और अपने हक और अधिकार को पहचानिए। बाद में हम आप लोगों से चर्चा करेंगे कि कब, कैसे, कहाँ, किस तरह से लड़ाई लड़नी है, क्योंकि लड़ाई आज हमारी समाजों की भीड़ तो जरूर होती है, लेकिन भिड़ने वाले की भी बहुत कमी होती है। भिड़ने वाले की आवश्यकता है आज, इसलिए हम भेड़ की तरह भीड़ है, भिड़ने वाले हमारे बीच में नहीं है। इसलिए आज 3% लोग हमारे ऊपर राज चल रहा है, उसी का मनमानी चल रहा है। तो इतना कह करके आप सभी को मैं सेवा जोहार करता हूँ। सजोर पेंता, बुढ़ाल पेंता, जय सेवा, जय फापेन, जय गुरुवाना। रात में बोल चुका हूँ इसलिए नहीं बोलूँगा ज़्यादा, और हमारे अतिथि आए हैं, सभी को सुनना है, सब अपना अपना विचार रखेंगे। इतने कह करके मैं यहीं पे अपने वाणी को स्थगित करता हूँ। सेवा जोहार, धन्यवाद।